ये वीडियो आपके कमेंट के अनुसार बना रहा हूँ। आपका प्रश्न ये था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया। अगर आप पीसीएस लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना अति आवश्यक होगा। पहले चीज़ों को आप समझिएगा। आपका प्रश्न ये है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया। यहाँ मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार की स्पेशल बात की जा रही है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया। अगर इन दो वर्डों की यहाँ चर्चा हो रही है तो पहले आपको इसका डिफिनेशन याद रखना या समझना अति आवश्यक होगा कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और कानूनी अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिस पर ना तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है या तो आप ये भी कह सकते हैं कि वैसे अधिकार जिसे ना तो सरकार छीन सकती है और ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है, वैसे अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। वैसे अधिकार जिसे ना तो सरकार छीन सकती है और ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है, वैसे अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर हम लोग कानूनी अधिकार की बात करते हैं तो वैसे अधिकार जिस पे सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, सरकार हस्तक्षेप कर सकती है अर्थात सरकार छीन सकती है और कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है, वैसे अधिकार को हम लोग कानूनी अधिकार कहते हैं। आप इस चीज़ों को समझिएगा। मौलिक अधिकार वैसे अधिकार जिसे ना तो सरकार छीन सकती है ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है, वैसे अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। कानूनी अधिकार वैसे अधिकार जिसे सरकार छीन सकती है लेकिन कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है, वैसे अधिकार को हम लोग कानूनी अधिकार कहते हैं। देखिए, अब बात ये आती है कि मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करता है या तो कोई छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि मौलिक अधिकार किसी का पावर नहीं है कि वो कोई किसी का मौलिक अधिकार को छीन सके। ये मौलिक अधिकार जिस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिली हुई है उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार स्वतः मिल जाता है, अर्थात अपने आप मिल जाता है। जैसे हम और आपकी बात करते हैं तो लगभग लोगों की जो आपकी नागरिकता मिली हुई है वो पूर्वजों के आधार पे मिली हुई है। पूर्वजों के आधार पे कहने का मतलब ये है कि मेरे दादा परदादा यहीं के थे तो हम यहीं के हैं, अर्थात मेरे दादा और परदादा के अनुसार ही हमें नागरिकता मिली हुई है, अर्थात पूर्वजों के आधार पे हमें नागरिकता मिली हुई है। आपको भी पूर्वजों के आधार पे नागरिकता मिली होगी। लगभग लोग ऐसे हैं जिन्हें पूर्वजों के आधार पे ही नागरिकता मिली हुई होती है। ये नागरिकता जिन्हें मिल जाती है उन्हें स्वतः अर्थात अपने आप मौलिक अधिकार मिल जाता है। अर्थात अगर मेरे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे जन्म लेने के बाद ही उन्हें अपने आप मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है। अगर इस मौलिक अधिकार को कोई हनन करने की कोशिश करता है या कोई छीनने की कोशिश करता है, क्यों वो सरकार ही क्यों ना हो या कोई व्यक्ति क्यों ना हो, तो हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के अनुसार, या तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही हम लोग क्यों जाएंगे, हम लोग इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि मौलिक अधिकार के जो रक्षक होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। अब आपका प्रश्न ये भी होगा कि सबसे अच्छा जाना कहाँ अच्छा होगा, मतलब सबसे हम हाई कोर्ट जाएं तो अच्छा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाएं तो सबसे अच्छा होगा। देखिए, आपके सुविधा के अनुसार जो आपके नज़दीकी हो, जहां आप कम खर्चे में पहुंच सकते हैं वहां आप जा सकते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार के संबंध में जो ये हाई कोर्ट काम करती है वही काम सुप्रीम कोर्ट करती है। अब क्या काम करती है तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के रक्षक होते हैं और इसकी रक्षा के लिए, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 रिटें जारी करती है। 5 रिटें जारी करती है। जो रिटें सुप्रीम कोर्ट जारी करती है वही रिटें हाई कोर्ट जारी करती है।
कोई डिफरेंस है ही नहीं, अलग बात है ही नहीं। जो रीटें ये जारी कर रही है वही रीटें ये जारी कर रही है, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, मान्य वही होगा, कार्रवाई उस पर वही की जाएगी जो आपके मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश किया हो। हालांकि अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। अगर मौलिक अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के बीच चर्चा की गई है। ठीक है, 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। अब इसी 12 और 35 के क्रम में एक आर्टिकल आता है 19 और एक आर्टिकल आपका आता है 31। देखिए, 12 और 35 के बीच में 19 आएगा और 31 भी आएगा। ये दोनों अनुच्छेद में संपत्ति की चर्चा की गई है, संपत्ति की चर्चा की गई है। अब बोलिएगा कि दो आर्टिकल में संपत्ति की चर्चा क्यों की गई है? यहाँ भी संपत्ति की चर्चा और यहाँ भी संपत्ति की चर्चा, दोनों जगह एक ही बात क्यों की गई है? यहाँ भी संपत्ति की चर्चा है, दोनों जगह एक ही बात क्यों की गई है? आर्टिकल की संख्या क्यों बढ़ा दी गई इस तरह? देखिए, बात ऐसी है कि जो ये आर्टिकल 19 में जो संपत्ति की चर्चा की बात की गई है, वो अगर आप हैं अभी और आपके दादा थे, दादा की जो संपत्ति थी वो संपत्ति की चर्चा अनुच्छेद 31 में की गई है। जैसे आपके दादा कभी स्कूटर लिए होंगे, है ना, तो वे स्कूटर लिए होंगे तो आपकी संपत्ति नहीं हुई, वो आपकी दादा की संपत्ति हुई। और यही दादा की संपत्ति की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 31 में की गई है। और अगर अभी आप हैं, आप मान लिया जाए कि आप बुलेट लिए हैं, ये बाइक लिए हैं, तो ये आप लिए हैं, ये आपकी संपत्ति हुई, तो इस संपत्ति की चर्चा अनुच्छेद 19 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में किया गया है। मतलब कि जो आप अपने से संपत्ति लिए हैं उसकी चर्चा 19 में की गई है, जो आपके दादा परदादा अर्थात पूर्वजों की संपत्ति की चर्चा अनुच्छेद 31 में की गई है। हालांकि कोई भी संपत्ति की बात हो, 19 आर्टिकल 19 की संपत्ति की बात हो या 31 की संपत्ति की बात हो, है तो संपत्ति की बात ही ना। और ये आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। 12 से 35 के बीच ये दो आर्टिकल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ रहा है। और हम आपको आगे डिफिनेशन बताएं कि मौलिक अधिकार में ना तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, ना ही कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है। अगर हस्तक्षेप या छीनने की कोशिश करता है तो हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, उनको सजा देगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संपत्ति के विवाद को लेकर के सरकार को भी सजा देने लगे तो ऐसे हमारे देश की विकास रुक जाएगी। अब कैसे रुक जाएगी, इस चीज़ों को समझिएगा। अब आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया। मानिए यहाँ एग्जाम्पल से समझिए, जैसे सरकार मान लिया जाए यहाँ आपके ज़िला में एक कॉलेज बनाना चाह रही है। समझिए ना, ये कि ये कॉलेज है। ठीक है, ये कॉलेज है और ये कॉलेज जो बनेगा वो कोई डिस्ट्रिक्ट में बनेगा और उस डिस्ट्रिक्ट के किसी व्यक्ति का ही यहाँ ज़मीन होगा। ये समझिए ज़मीन है और ये ज़मीन है मतलब कि आपकी संपत्ति है, किसी ना किसी व्यक्ति की ये ज़मीन है, वो संपत्ति है। ठीक है, और ये संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो सरकार इस ज़मीन पे कैसे कॉलेज बना सकती है? नहीं बना सकती है। अगर सरकार ज़बरदस्ती बनाती है मतलब मेरा मौलिक अधिकार का हनन करती है, यही मानेंगे हम लोग। अगर मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करता है, सरकार ही क्यों ना हो या कोई व्यक्ति हो, तो वैसे में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार को सजा देगी। तो सरकार इस स्थिति में कॉलेज बनाएगा या यहाँ की मुकदमे को देखेगा जो आप उसके प्रति केस किए हैं, और ऐसे ऐसे सरकार के प्रति कई मुकदमे हो जाएंगे। हम यहाँ एक एग्जाम्पल, एक कॉलेज बनाया जा रहा है, कहीं कहीं ऐसे किसी की ज़मीन पे
रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा, किसी की ज़मीन पे रोड भी बनाया जाएगा। अब रोड, लंबी रोड बनाई जा रही है, उसी में कई व्यक्तियों का आपका भूमि आ जाता है, तो सारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, तो ऐसे में ना रास्ता बनेगा, और जब रास्ता ना ही बनेगा तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की विकास रुक जाएगी। और आपको पता है कि देश के विकास में रास्ता अर्थात सड़क परिवहन एक अहम भूमिका निभाती है, रेल परिवहन भी एक अहम भूमिका निभाती है। ऐसी स्थिति में सरकार अब क्या करे? सरकार अब क्या करे? कॉलेज बनाए, रास्ता बनाए, रेलवे ट्रैक बिछाए। अगर ये बिछाता भी है सरकार, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, तो सरकार भी अपना काम नहीं कर पाएगी, देश का विकास भी नहीं हो पाएगा, और सरकार इस मुकदमे में फंसी रहेगी। क्योंकि सरकार हो या कोई हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उतना ही सज़ा सरकार को भी देगा जितना कोई एक आम इंसान को देगा, क्योंकि कानून अंधा होता है। अगर कोई गलती किया है तो उन्हें उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितनी कोई सरकार को दी जाती है, अर्थात सभी को सज़ा समान दी जाएगी। इस चीज़ को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को लगा कि ऐसे ऐसे सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जनता लोग जाने लगे, जिनकी जिनकी ज़मीन गई हुई है, अगर सब लोग ऐसे जाने लगे तो हमारे देश का विकास नहीं होगा। जब देश का विकास नहीं होगा तो ऐसा करते हैं कि जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका संपत्ति का अधिकार है, उससे हम लोग हटा करके कानूनी अधिकार कर सकते हैं, है ना। कानूनी अधिकार कर देते हैं। अगर कानूनी अधिकार कर दिया जाए तो सिर्फ व सिर्फ उस पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और वैसे में अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी, मतलब रोड बनाने की काम करेगी, कॉलेज बनाने की काम करेगी, रेलवे ट्रैक बिछाने की काम करेगी, लेकिन कोई हस्तक्षेप व्यक्ति नहीं कर सकता है, आम व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। करेगी तो सिर्फ सरकार ही करेगी। इसलिए इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्रश्न कभी पूछेगा कि किसके कार्यकाल में बना दिया गया, तो आपको याद रखना है मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी पूछा जाए कि मोरारजी देसाई संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिए, ये कौन ऐसे संविधान संशोधन में किए थे? तो आपका जवाब होगा ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। हालांकि 44वां संविधान संशोधन हुआ तो बहुत ऐसे चीज़ों का सुधार भी किया गया। हालांकि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, उन्होंने संविधान को ऑपरेशन करके रख दिया था। कई एग्जाम्पल हैं उसके। उन्होंने फिर जब मोरारजी देसाई 44वां संविधान संशोधन किए तो फिर सारी चीज़ों को ठीक किए थे। मेरा मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाना ये था कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया। तो संपत्ति का जो अधिकार था वो आर्टिकल 19 में था। देखिए 19 में कई हैं प्रावधान, उसमें से छठा आप देख पा रहे होंगे, संपत्ति का अधिकार की स्वतंत्रता, जो अब नहीं है, अब बचे हैं 6, ठीक है। एक 19 से हटा दिया गया और एक 31 से हटा दिया गया। हटा इसलिए दिया गया क्योंकि हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा बाधा खड़ा करती थी। अब इसे 300 के काम में डाल दिया गया है, 300 के काम में डाल दिया गया है, जो कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। और कानूनी अधिकार में सरकार तो हस्तक्षेप कर ही सकती है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। अगर बाई चांस अगर आपके रास्ते, आपके खेत में रास्ता बना रही है या रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक उचित मुआवजा देगा, उचित मुआवजा आपको मिलेगा। भूमि अधिग्रहण विधेयक के तहत एक उचित मुआवजा दिया जाएगा जिनकी ज़मीन गई है, ठीक है। आप कोर्ट से ले सकते हैं। तो यही प्रावधान था और यही मूल कॉन्सेप्ट था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार
क्यों बना दिया गया? क्योंकि हमारे देश की विकास में ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती थी, जो कि ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं था। देखिए, अगर आप पूरे संविधान को पढ़े होंगे तो आप ये ज़रूर, अब तक आप ये निष्कर्ष आप ज़रूर निकाल पाए होंगे कि अगर कोई भी काम किया जा रहा है या तो संविधान का भी निर्माण किया गया है तो सबसे पहले देश को महत्व अधिक दी गई है। हम आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा सकते हैं कि कैसे देश की महत्व अधिक दी गई है। जैसे आप अगर आपका कॉन्सेप्ट, आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप इतना समझने के लिए आए थे कि मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया, उसके बाद आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हम आपको बता रहे थे कि देश को अधिक महत्व क्यों दिया गया है। आपने पढ़ा होगा अनुसूची के बारे में, अनुसूची के बारे में, ठीक है। अनुसूची के बारे में पढ़े होंगे, 7 अनुसूची में ये पढ़े होंगे कि केंद्र सरकार केंद्र सूची में कानून बना सकती है, राज्य सरकार राज्य सूची में कानून बना सकती है, और दोनों मिल करके समवर्ती सूची में कानून बना सकती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कभी कभी केंद्र सरकार भी राज्य सूची में कानून बना सकती है। केंद्र सरकार भी कभी कभी राज्य सूची में कानून बना सकती है, लेकिन वास्तविकता क्या था? वास्तविकता ये था कि राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़े तो केंद्र सरकार राज्य सूची में भी कानून बना सकती है, लेकिन कभी भी राज्य सरकार केंद्र सूची में कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। और अगर समवर्ती सूची, आप जानते होंगे कि वहां दोनों सरकार मिलकर के कानून बनाएगी। अगर दोनों सरकार एक ही कानून को समवर्ती सूची में बना दी है तो वैसे स्थिति में केंद्र सरकार की जो नियम होंगे वो मान्य होंगे, राज्य सरकार के नियम मान्य नहीं होंगे। हालांकि ये चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसके प्रति अच्छे ढंग से वीडियो बना देंगे।